Branches or subfields of biology. Biology is divided into different branches to better understand the effects of life. लाइफ के एस्पेक्ट को बेटर तौर पे अंडरस्टैंड करने के लिए बायोलॉजी को डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहली ब्रांच इसमें मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है फॉर्म, यानी कि कौन कौन सी जानवरों की कौन कौन सी इकसाम पाई जाती हैं, कौन कौन सी उनकी फॉर्म पाई जाती हैं। मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। कौन सी किस्म के जानदार पाए जाते हैं, कौन कौन सी फॉर्म के जानदार पाए जाते हैं, एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उनके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उनके अंदर कौन कौन सी साख्तें पाई जाती हैं, किस तरह के जानदार पाए जाते हैं और उनके अंदर कौन कौन सी साख्तें पाई जाती हैं। मॉर्फोलॉजी स्टडीज़ द आउटवर्ड अपीयरेंस। इसमें इंटरनल नहीं किया जाता है, इसमें सिर्फ आउटवर्ड अपीयरेंस देखी जाती है कि जैसे ये पेंसिल है ये ज़ाहरी तौर पे किस तरह की नज़र आ रही है, ठीक है। आउटवर्ड अपीयरेंस देखी जाती है, जिसमें उस वक्त शेप देखी जाती है जानदार की किस तरह की है, कलर किस तरह का है और उसका पैटर्न किस तरह का है, एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर्स लाइक ऑर्गन। और उसके साथ साथ इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखे जाते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे हमारा हार्ट है, लंग्स हैं, ये सारे हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारा स्टमक वगैरह है, ये सारे हमारे ऑर्गन्स हैं। ये पाए जाते कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं और उनकी आउटवर्ड अपीयरेंस जो है वो किस तरह की है, ये सब देखी जाती है मॉर्फोलॉजी के अंदर। अगली वाली है एनाटमी। एनाटमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर द इंटरनल स्ट्रक्चर्स, इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स। इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं लेकिन फिजिकली तौर पे देखे जाते हैं, उनको खोल के नहीं देखा जाता। इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर फिजिकली तौर पे देखे जाते हैं। पर्टिकुलरली ह्यूमन्स खास तौर पे किसके जानदार इंसानों के देखे जाते हैं इसमें। इट हेल्प्स इन डिजीज़ ये हमारी किस में हेल्प करती है, डिजीज़ के डायग्नोस में, बीमारियों की तशखीस में मदद करती है। मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, जब बीमारियां तशखीस हो जाती हैं तो फिर देखा जाता है कि उनको ठीक करने के लिए, उनको क्योर करने के लिए किस तरह की इक्विपमेंट, मेडिकल किस तरह के जो डिवाइसेस हैं, किस तरह के आलात जो हैं वो बनाए जाएं, एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। और इस तरह से किस तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की जो क्वालिटी है उसको किस तरह से बेटर बनाया जा सकता है। दैट इज़ द स्टडी ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। जिस तरह के ऑर्गन सिस्टम के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनको स्टडी किया जाता है। उसके अंदर है, इससे अगली वाली है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो है इसमें स्टडी की, फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स। फिजियोलॉजी में अब पहले देखें उसमें देखा गया कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, अब उनकी फंक्शनिंग देखी गई। इसमें फिजियोलॉजी में फंक्शनिंग को देखा गया कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं और उनकी फंक्शनिंग कैसी है। फॉर एग्जांपल हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी, कि किस तरह से ब्लड जो है वो हमारी जो हम खुराक लेते हैं उसके अंदर से किस तरह से वाइटल जो हमारे सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो किस तरह से उसमें से लेते हैं और हमारी बॉडी में किस तरह से उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे जिस्म के अंदर। उसके अगला वाला है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यूज़। हिस्टोलॉजी बेसिकली टिश्यूज़ की स्टडी होती है कि किस तरह से माइक्रोस्कोप की मदद से टिश्यूज़ को देखा जाता है कि किस तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। टिश्यूज़, अब टिश्यूज़ क्या हैं, टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव द सिमिलर फंक्शन। टिश्यू सेल्स का एक ऐसा ग्रुप है जो एक तरह के फंक्शन करता है, जिसका एक ही तरह का काम होता है। एक तरह के टिश्यूज़ हैं और वो एक ही तरह का काम करते हैं। टिश्यूज़ एग्जामिनेशंस हेल्प इन डिजीज़ डायग्नोसिस। अब जब टिश्यूज़ को एग्जामिन किया जाता है, उनका मुशाहिदा किया जाता है, उनको देखा जाता है, तो ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, डिजीज़ की डायग्नोज में, डिजीज़ को डायग्नोज करने में, बीमारियों की तशखीस में मदद करता है। ड्रग स्टडीज़, जब बीमारियों का पता चलता है तो फिर देखते हैं कि किस तरह की अद्वियात बनाई जाएँ। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर्स, और किस तरह के ऑर्गन जो हैं, अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गन स्ट्रक्चर्स, और ऑर्गन्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको और उनके फंक्शन जो हैं, उनकी साख्तों को और उनके काम को भी अंडरस्टैंड करने में हमारी ये मदद करता है। उसके बाद है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द सेल्स। साइटोलॉजी में क्या किया जाता है, साइटो में सेल्स की स्टडी की जाती है। पहले उन्होंने टिश्यू की स्टडी की, अब उसके बाद सेल्स की तरफ आ रहे हैं। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सेल्स, सेल्स की स्टडी की जाती है। दैट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेल्स। क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ है, फंडामेंटल और यूनिट ऑफ द लाइफ है। ये जो बॉडी को बनाने वाले हैं वो सेल्स हैं, ठीक है। साइटोलॉजिस्ट अनरिवॉल्व द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल्स। अब साइटोलॉजिस्ट जो हैं, साइटोलॉजिस्ट कौन है, जो सेल्स को स्टडी करते हैं, उन्होंने अनरिवॉल्व किया, उन्होंने हमें बताया फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं सेल्स के, और एंड देयर ऑर्गेनेलिज, और सेल्स के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है,
उसके बाद है वैक्यूल है, या फिर उसके बाद जो है न्यूक्लियस वगैरह है, ये सेल्स की ऑर्गेनेली हैं, ये सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। दे आल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ द सेल डिवीजन। इसके अंदर उन्होंने इसी में सेल डिवीजन का मैकेनिज्म जो है उसके बारे में बताया जाए कि एक सेल से दो सेल जो हैं और 2 से 4 वो किस तरह से बनते हैं, किस तरह से सेल डिवाइड होके मज़ीद सेल्स बनाता है। अगला है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अच्छा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन से हैं जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं, जो हमें ज़रूरी होते हैं, जो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो हम अपनी खुराक में से हासिल करते हैं। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलते हैं, राइस से मिलते हैं, चावलों से मिलते हैं, गंदम से मिलते हैं। प्रोटीन हमें किससे मिलती है, अंडे से मिलती है, और उसके बाद मीट वगैरह से मिलती है। लिपिड्स को समझने के लिए लिपिड्स ऑयल्स हैं, ठीक है। ऑयल्स वगैरह जो हैं, जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं, उनसे हमें लिपिड्स मिलती हैं। न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड जो है ये भी हमारे बॉडी के अंदर ही पाए जाते हैं, डीएनए वगैरह में पाया जाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस। इसके बाद उन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो हैं वो लाइफ के अंदर जो फंडामेंटल जो बुनियादी प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो बुनियादी जो इसके अंदर क्या कहते हैं प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनको भी स्टडी करते हैं। डेवलप ड्रग, उसके बाद किस तरह की अद्वियात बनाई जाएँ, उनको भी स्टडी करते हैं। एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है उनको भी क्रिएट बनाते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी जीन्स में तब्दीली करके उनमें बेटर सलाहियतें, बेटर जो हैं क्वालिटीज़ पैदा करके वो उनको बनाया जाता है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। जैसे बहुत ज़्यादा दूध देने वाली गाय बना ली जाती है, भैंस बना ली जाती है, इस तरह से ये जो सारी हैं ये बहुत सा फसलें, जैसे गंदम है तो पर एकड़ जो उसकी यील्ड है उसको ज़्यादा हो उसकी, इस तरह से उसको मॉडिफाई किया जाता है। तो ये मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अच्छा, आगे है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एम्ब्रियोलॉजी क्या है, इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस और डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स को जो जानदारों के बनने के जो प्रोसेसेस हैं उनको स्टडी किया जाता है फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। एक फर्टिलाइज्ड एग से लेके उसमें जो भी प्रोसेसेस होते हैं एक एम्ब्रियो के बनने तक, उन सारों को इसमें स्टडी किया जाता है। एम्ब्रियो किससे मिलकर बनता है, एग और स्पर्म जो हैं वो आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, उससे जाइगोट बनता है और जाइगोट से एग बनता है। देखो, स्पर्म प्लस एग, इसमें क्या होती है, इसमें फर्टिलाइजेशन होती है इसमें, और इस फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट, और उससे क्या बनता है, उससे फिर बन जाता है एम्ब्रियो। ठीक है, तो एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो क्या है, बेसिकली एक छोटा पौधा, एक नन्हा पौधा या एक नन्हा जानदार जो बन जाता है उसको क्या कहते हैं, वो एम्ब्रियो होता है। यानी कि बनने का प्रोसेस, बनने के बिल्कुल क्या कहा जा सकता है इसको, कि एक ऑर्गेनिज्म जो बनना जब स्टार्ट होता है, एक ऑर्गेनिज्म जब बनना स्टार्ट होता है तो उसको क्या कहा जाता है, वो उसका क्या होता है, वो उसका क्या है, वो उसका एम्ब्रियो है। एक जानदार जब बनना स्टार्ट होता है तो उसका एम्ब्रियो है। इन दिस ब्रांच साइंटिस्ट स्टडी टिश्यूज एंड ऑर्गन फॉर्मेशन। अब देखें, एम्ब्रियो बना, फिर उसके अंदर क्या बने, टिश्यूज बनेंगे, और उसके अंदर क्या बनेगा, ऑर्गन फॉर्मेशन होगी उसके अंदर, उसको भी स्टडी किया जाता है। आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स। अब देखें, जब वो इसको स्टडी करेंगे, एम्ब्रियो को स्टडी करेंगे, उसके अंदर टिश्यूज कैसे बन रहे हैं, उसके अंदर ऑर्गन कैसे बन रहे हैं, तो फिर अगर उनके अंदर कोई बाय बर्थ जो कोई डिफेक्ट आ रहा है तो उसको भी उनका पता चल जाएगा, कि उसमें आइडेंटिफाई उसको करेंगे कि ये इसके अंदर डिफेक्ट आ रहा है, एंड डिवेल्प मेडिकल ट्रीटमेंट, और फिर उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी डिवेल्प करेंगे कि उन्होंने कि किस तरह से इस डिफेक्ट को ख़त्म किया जाता है। जैसे किसी का कोई हार्ट टेढ़ा है, पाँव टेढ़ा है, या फिर उसके अंदर कोई और इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर उनके अंदर कोई डिफेक्ट पैदा हो रहा है, तो उसको भी वो आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर उसको ठीक करने के लिए जो ट्रीटमेंट ज़रूरी होती है उसके बारे में भी इसमें स्टडी किया जाता है। उसके बाद है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक क्या है, जेनेटिक विरासत है, कि विरासती तौर पे किस तरह से जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह से खसूसियत हैं, वो माँ बाप से बच्चों में किस तरह से जाती हैं, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग किस तरह से वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। इन जेनेटिक्स के अंदर क्या है, साइंटिस्ट आल्सो स्टडी द कॉजेज ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर। अब क्या है,
साइंटिस्ट इसमें ये भी स्टडी करते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे आ जाते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे आ जाते हैं, एंड डेवलप बेटर वैरायटीज़ ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, और किस तरह से प्लांट्स और एनिमल की बेहतर वैरायटीज़ जो हैं, बेहतर उनकी जो इकसाम है वो किस तरह से बनाई जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द फॉसल्स। इसमें फॉसल्स को स्टडी किया जाता है। अब फॉसल्स क्या है? फॉसल्स आर द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉसल्स क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स हैं, बाकियात हैं उनके, दैट वर प्रिजर्व्ड इन रॉक, जो कि प्रिजर्व्ड हो जाते हैं रॉक्स के अंदर, चट्टानों के अंदर, एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, और बहुत सी और जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होती है उसके अंदर प्रिजर्व्ड हो जाते हैं बाकियात प्लांट्स के और एनिमल्स के, और उनको क्या कहा जाता है? उनको फॉसल्स कहा जाता है। द ओल्डेस्ट नॉन फॉसल इन द साइनो। अब सबसे जो पुराना फॉसल है वो क्या है? वो साइनोबैक्टीरियम है, जो एस्टिमेट लगाया गया 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, जो कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले जो है वो प्रिजर्व्ड हुआ रॉक्स के अंदर। ठीक है, पैलेंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द फॉसल्स। फॉसल्स के बारे में स्टडी किया जाता है। फॉसल्स क्या हैं? प्लांट्स और एनिमल्स के बाकियात हैं। द एग्जामिनेशन ऑफ द फॉसल्स हेल्प साइंटिस्ट टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब जब उनको स्टडी किया जाए, फॉसल को स्टडी किया, तो उन्होंने साइंटिस्ट का इसमें हेल्प मिली कि वो देखें कि इर्तकाई जो है कहाँ से जानदारों की इर्तकाई हिस्ट्री, इर्तकाई तारीख जो है वो कहाँ से जानदार जो है वो पैदा हुए। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर फॉसल प्रोवाइड। अब डायनासोर के जो फॉसल्स मिले, डायनासोर जो है उसके जो उनको फॉसल मिले वो एविडेंस ऑफ द जायंट रेप्टाइल्स। तो उससे वो उनको क्या सबूत मिला कि जायंट रेप्टाइल्स जो हैं, बहुत बड़े बड़े रेप्टाइल्स जो हैं वो पहले पाए जाते थे, दैट रोम्ड द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जो कि ज़मीन पर बहुत मिलियन ईयर्स अगो जो वो पहले जो है वो पाए जाते थे। टैक्सोनॉमी, अब अगली वाली कौन सी है इसमें? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। टैक्सोनॉमी में क्या किया जाता है? वो ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी जिसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है, उनकी ग्रुप्स बनाए जाते हैं, उनको उनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाए जाते हैं बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, कि उनके अंदर कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें उनकी मिलती हैं, और कौन कौन से उनके अंदर डिफरेंस पाए जाते हैं, कौन कौन से उनके अंदर इख्तलाफ पाए जाते हैं। उनकी बुनियाद पर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हेल्प टू ऑर्गेनाइज। अब ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन है वो किस में हेल्प करती है? वो ऑर्गेनाइज करने में जानदारों को, एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी की डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, इकसाम के जानदारों की कितनी इकसाम पाई जाती हैं उनको, और उनको ऑर्गेनाइज करने में ये मदद देती है। आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज, जब कोई नई स्पीशीज जो है वो डेवलप होती है या जो आइडेंटिफाई उसको करने में मदद देती है। एंड स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और इनके अंदर इत्तकाई तौर पे कौन कौन से रिलेशनशिप हैं, कौन कौन से ताल्लुकात पाए जाते हैं जानदारों के अंदर, इसको भी समझने में मदद देती है। ठीक है, इसमें क्या है? ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को, और उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में भी जाना जाता है इसके अंदर। अच्छा जी, अगला वाला है हमारे पास इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। अब इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इकोलॉजी जो है वो बायोलॉजी की वो ब्रांच है दैट डील्स विद द रिलेशनशिप, जो डील्स करती है रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म के दरमियान रिलेशनशिप और उनके इन्वायरमेंट के दरमियान रिलेशनशिप, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से रिलेशनशिप बनाते हैं, किस तरह से इन्वायरमेंट में रहते हैं। इकोलॉजी हेल्प टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब क्या है? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में, बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी इकसाम है, बायो जानदारों की जो इकसाम है, एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को हल करने में भी मदद देते हैं, और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में भी मदद देते हैं। द फूड चेन फॉर इंस्टेड इलिस्ट्रेट द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। अब वो कहते हैं जैसे फूड चेन में किस तरह से जानदार न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी के लिए एक दूसरे पे किस तरह से डिपेंड करते हैं। अगला वाला है मैरीन बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द लाइफ इन ओशन। मैरीन क्या है? ओशन, समंदर के अंदर क्या कौन सी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है उसके बारे में स्टडी करते हैं मैरीन बायोलॉजी के अंदर। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी। ये अंडरस्टैंड करने में, समझने में, ओशन की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको समझने में हमें मदद देती है।
डिस्कवर न्यू स्पीशीज़, नई स्पीशीज़ को डिस्कवर करने में मदद देती है। एंड एड्रेस मैरीन कंजर्वेशन इशूज़, और उसके साथ साथ किस तरह से समंदर के अंदर कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो पाए जाते हैं मैरीन कंजर्वेशन के साथ, जो बायोडाइवर्सिटी समंदर के अंदर पाई जाती है उसको कंजर्व करने के लिए कौन कौन से इश्यूज़ पाए जाते हैं उनको हल करने में मदद देती है। फॉर एग्जांपल कोरल रीफ सपोर्ट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ द मैरीन लाइफ, जिस तरह से कोरल रीफ के अंदर पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा वैरायटी जो है मैरीन लाइफ की, वो उसको सपोर्ट करते हैं। पैथोलॉजी, अब पैथोजेंस क्या है? पैथोजेंस हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। और पैथोलॉजी क्या है? पैथोलॉजी पैथोजेंस की जो स्टडी है उसको पैथोलॉजी का नाम दिया गया है। पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द डिजीज़। पैथोलॉजी क्या है? बीमारियों को स्टडी करना, देयर कॉजेज, उनका क्या वजह है बीमारियों की, एंड इफेक्ट्स, और उनके इफेक्ट क्या हो रहे हैं, उनके असरात क्या हो रहे हैं जानदारों के ऊपर, उनको स्टडी किया जाता है। पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस। पैथोलॉजी किस में हेल्प करती है? डिजीज़ को डायग्नोज, बीमारियों की तशखीस में मदद देती है। प्रीवेंशन, किस तरह से बीमारियों से बचा जा सकता है। एंड ट्रीटमेंट, और किस तरह से उनको ट्रीट किया जा सकता है, किस तरह से ट्रीटमेंट की जा सकती है उनकी। फॉर एग्जांपल पैथोलॉजिस्ट स्टडीज़, मिसाल के तौर पर पैथोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन, कि किस तरह से अनकंट्रोल्ड डिवीजन जो है सेल्स की डिवीजन जब अनकंट्रोल्ड हो जाती है, एंड स्प्रेड ऑफ द सेल कैंसर, और किस तरह से वो सेल्स के अंदर कैंसर को डिवेल्प कॉज होती है कैंसर के फैलने में सेल्स के अंदर किस तरह से सेल्स के अंदर कैंसर फैलता है, उसमें उसको ये स्टडी करते हैं कि किस तरह से सेल्स के अंदर अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है और किस तरह से फिर वो कैंसर के फैलने का सबब बनती है। ठीक है। अच्छा, हमारा ये किसके बारे में? हमारे मदाफ़ती निज़ाम के बारे में है कि क़ुव्वत मदाफ़ियत हमारे में जो पाई जाती है, हमारे मदाफ़ती जो निज़ाम है उसके बारे में। इम्यूनोलॉजी इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। इसमें हमारे जो मदाफ़ती निज़ाम है उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, वो कौन कौन से उसके अंदर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, उसके बारे में इसको स्टडी किया जाता है। एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीज़, और बीमारियों के ख़िलाफ़ इनका क्या रोल है। इम्यूनोलॉजिस्ट, अब जो इम्यूनोलॉजिस्ट हैं जो क़ुव्वत मदाफ़ियत के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्टडी टू डिवेल्प वैक्सीन। अब वो स्टडी करते हैं कि वैक्सीन किस तरह से बनाई जाती है। वैक्सीन क्या है? ये मुर्दा जो है वो मुर्दा बैक्टीरिया वगैरह या वायरसेस वगैरह होते हैं, उनके ज़रिए ये वैक्सीन बनाई जाती है। ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीज़, किस तरह से ऑटो इम्यून डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन, और किस तरह से हमारा क़ुव्वत मदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाया जाता है इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए, इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ वर्क करने के लिए किस तरह से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। अगला वाला हमारे पास है फार्माकोलॉजी। अच्छा, फार्मा अब आप जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इसी तरह से फार्माकोलॉजी के बारे में कि फार्माकोलॉजी ड्रग्स के बारे में है। फार्माकोलॉजी इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, कि किस तरह से हम ड्रग्स अद्वियात जो हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है और उनका हमारी बॉडी के ऊपर किस तरह का इफेक्ट होता है। दिस हेल्प्स इन द इन्वायरमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। ये नई दवाइयाँ बनाने में भी हमारी नई दवाइयाँ को बनाने में मदद करती है। फॉर एग्जांपल न्यू एंटीबॉडीज़, जिस तरह से मिसाल के तौर पर नई एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं, आर डिवेल्प दैट आर यूज टू किल बैक्टीरिया। नई एंटीबॉडीज़ बनाई गई हैं जो कि मदद करती हैं बैक्टीरिया को मारने में, एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हैं जो हमारी फैलते हैं उनको भी रोकने में मदद करती है।